चाहते हो कि किसान की पगड़ी किसी सामंत के आगे उतरे नहीं, अगर चाहते हो इस राजस्थान की, आज से ही आपने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया आगाज बाड़मेर की धरती से कर दिया है। अगर चाहते हो कि आपका अपमान नहीं हो और लोग हंसे नहीं, अगर कोविड में मोदी ने घंटी बजवाई, मोमबत्तियां जलवाई और पता नहीं क्या क्या करवाया कोविड के अंदर, भगवान ना करे ऐसे वीडियो वायरल हो जब जाट समाज का एक बच्चा हाईवे पर दौड़ता हुआ कह रहा था, अरे पैसे ले लो, मेरी जान बचा लो। आपने वो फोटो देखी थी? हाँ, तो भाई इससे अंदाज लगा लो, यही राजस्थान की तस्वीर है और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है। लेकिन बाड़मेर के नौजवानों ने जो ऊर्जा मुझे वसुंधरा से लड़ते हुए हमेशा दी थी, वही हनुमान बेनीवाल आज पार्टी का गठन करके इस किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा है। पहला फेज जिसके अंदर कोविड की कोई दवाई का पता नहीं था, अंधेरे में तीर चला रहे थे, किसी के ज्यादा एंटीबायोटिक लगा रहे थे, किसी के ज्यादा डोज लगा रहे थे, वो जीवन रक्षक जो डोज भी लगा रहे थे उनका अता पता नहीं था, किसी के आपका दूसरी थेरेपी कर रहे थे और किसी का प्लाज्मा चेंज कर रहे थे। हड़ा बोल चल रहा था मामला। जिसकी किस्मत थी वो बच गया और जिसकी किस्मत खराब थी वो चला गया। यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, बोलो तैयाजी महाराज की, रामसा पीर की। सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे पूरे परिवार को और विशेषकर बाड़मेर और आपके जो नया जिला बना बालोतरा, दोनों जिले इसके अंदर शामिल है, और जैसलमेर वो भी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, वहां के भी जवान दिख रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज से ही आपने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया आगाज बाड़मेर की धरती से कर दिया है। और मुझे पता है कि बाड़मेर वालों का रिकॉर्ड तोड़ना राजस्थान में किसी के बस की बात नहीं। वैसे सारे जिले ताकतवर है, किसान कौम ताकतवर है, दलित शोषित मुस्लिम हमारे साथ खड़ा है राजस्थान के अंदर, लेकिन बाड़मेर के नौजवानों ने जो ऊर्जा मुझे वसुंधरा से लड़ते हुए हमेशा दी थी, वही हनुमान बेनीवाल आज पार्टी का गठन करके इस किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा है। उसमें मुझे याद है जब वसुंधरा से मेरा झगड़ा चल रहा था तो बाड़मेर के छोटे छोटे बच्चे अपने आप मुख्यमंत्री का विरोध करते थे, पुलिस पकड़ लेती थी लेकिन वो परवाह नहीं करते और मेरे लिए जेलों में भी गए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं भी राजस्थान के अंदर नया नेतृत्व तैयार कर रहा हूं, मैं राजस्थान के अंदर नए नेता तैयार कर रहा हूं, मैं राजस्थान के अंदर हर समाज के नए नेता तैयार कर रहा हूं। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य से हमें जो मंजिल मिलनी चाहिए थी वो मंजिल 23 के अंदर नहीं मिली। आपके संघर्ष में कोई कमी नहीं रही। आपने पार्टी के गठन के बाद, लोकसभा में अलायंस करने के, बीजेपी से अलायंस के बाद बाड़मेर सहित 25 सीटें जिताई और गठबंधन का हिस्सा बना के मुझे दिल्ली भेजा। लेकिन जब किसान कौम पे संकट आया, जब देश की किसान कौम पुकार रही थी, जब देश का किसान बलिदान मांग रहा था कि कौन बलिदान देगा, उस वक्त इस हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरी कौम का पहला व्यक्ति किसानों के लिए, समाज के लिए बलिदान देने आया, नागौर का सांसद था जिसने आपके सम्मान को पूरे देश के अंदर बढ़ाया। 2 साल कोरोना की गंभीर कोविड का समय आपने देखा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमारे नौजवान दम तोड़ देंगे।
कोविड के अंदर हमें घरों में बंद रहना होगा। कोविड में मोदी ने घंटी बजवाई, मोमबत्तियां जलवाई और पता नहीं क्या क्या करवाया कोविड के अंदर। और वैक्सीन और दूसरा कौन सा डोज दिया था, जो एक लास्ट वाला बूस्टर डोज, दो डोज और बूस्टर डोज, क्या क्या समय हमने देखा, किसी ने सोचा भी नहीं, हमने भी नहीं सोचा। कोरोना काल के अंदर जिद करके लोकसभा को चलाया और हमारे सांसदों को जब हम बैठते थे तो पूरा शीशे से पैक करके इस तरह बिठाते थे जैसे वेंटिलेटर और आईसीयू के अंदर मरीजों को रखा जाता है। दूर से दिखता है लेकिन वो हिल नहीं पाता, दिखता कि क्या कर रहा है, वो मरीज है वहां पे। इस तरह की स्थिति सांसदों की थी। फिर भी कोविड काल के अंदर लोकसभा चलाई, जिद की। और मोदी का मुझे भाषण याद है कि कोविड के अंदर भाषण दिया था, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। हमने कहा यार बहुत बड़ी बात है, अगर कोरोना नहीं आएगा इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। विश्व के तमाम देश जब हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, तो बड़े बड़े आप देख रहे थे हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग दम तोड़ रहे थे। उधर मोदी जी भाषण दे रहे थे। उनको चाहिए तो ये कि वो इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक लगाते और विदेश से आने वाले लोगों को रोकते, लेकिन वो तो लोकसभा चला रहे थे, उनको तो भाषण देना था, उनका टारगेट भी कुछ और था। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा। और इसके चक्कर में लोग आराम से घूमते रहे। और पहला कोरोना जो हुआ उसके अंदर हम भी चपेट में आए, देश का गृह मंत्री भी चपेट में आया, सैकड़ों नेता चपेट में आए, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, एक्टर और जो लोग थे। पहला फेज जिसके अंदर कोविड की कोई दवाई का पता नहीं था, अंधेरे में तीर चला रहे थे, किसी के ज्यादा एंटीबायोटिक लगा रहे थे, किसी के ज्यादा डोज लगा रहे थे, वो जीवन रक्षक जो डोज भी लगा रहे थे उनका अता पता नहीं था, किसी के आपका दूसरी थेरेपी कर रहे थे और किसी का प्लाज्मा चेंज कर रहे थे। हड़ा बोल चल रहा था मामला। जिसकी किस्मत थी वो बच गया और जिसकी किस्मत खराब थी वो चला गया। यही कोरोना का फर्स्ट फेज था। और दूसरा जो फेज था, आप देखिए, किसी ने सोचा कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के अभाव के अंदर जवान दम तोड़ेंगे। दूसरा फेज मैंने मेरी आंखों से देखा। मैं पहले फेज के अंदर कोविड के अंदर था, जयपुर के अस्पताल के अंदर RUHS में कोई जाता नहीं था, भर्ती नहीं होता था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों की दुआ थी कि हनुमान बेनीवाल ठीक होकर वापस आएगा। मैं ठीक हुआ, आपके बीच वापस आया। और सेकंड, जब कोविड की लहर थी उस समय मैं जब अस्पतालों का दौरा कर रहा था, मेरे नागौर अस्पताल का मैंने दौरा किया, मुझे लोगों ने बताया, ये बातें बतानी इसलिए आवश्यक है कि आपको हर चीज ध्यान देनी चाहिए कि क्या क्या वक्त बीता था और कौन क्या कर रहा था उस वक्त जब लोगों को आवश्यकता थी नेताओं की, लोगों को आवश्यकता थी सरकार की, लोगों को आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे कोरोना को नियंत्रित करने वाले जो भी हमारे वेंटिलेटर से लेकर जो उपकरण थे उनकी आवश्यकता थी। भाइयों, नागौर अस्पताल के अंदर में गया, कलेक्टर, ADM तमाम लोग आए। मैंने कहा भाई आप ये बताओ कि मरीज दम क्यों तोड़ रहे हैं, 2, 3, 4 मौतें हुई शुरुआत के अंदर। तो कहा साहब सही बात तो ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम मिल रहे हैं हमारे को। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने चाहिए जिले को? 400 चाहिए। मिल कितने रहे? 80। तो मैं क्या, आप क्या करते हो? बोले साहब हम ये करते हैं, डॉक्टरों ने कहा हम ये भी मैसेज नहीं देना चाहते कि ऑक्सीजन के अभाव में मर गए तो हम धीरे धीरे ऑक्सीजन देते हैं तो अंदर ही अंदर रात को मर जाता है आदमी। ये सही बात है भाई। मैंने वहां बैठ के और नागौर में 400 ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराई रात से पहले। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बचा लिया सबको, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में उसके बाद किसी व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ा उस संसदीय क्षेत्र के अंदर। और 50 लाख रुपए कोविड के अंदर इस राजस्थान का पहला MP था जिसने 50 लाख रुपए दिए
और वेंटिलेटर खरीद के चालू भी कराए हाथों हाथ। ये शुरुआत की मैंने। अभी जयपुर के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी, भजनलाल भी गए थे वहां पे, कांग्रेस के कई नेता गए, बड़े व्यथित दिख रहे थे, उनकी फोटो और रील चल रही है। अरे किधर से जल गया, कितना जला, जैसे कोई बहुत ज्यादा अंदर से पीड़ित हो। लेकिन रील कैसे बनाए? रील बनाने के लिए गए, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। हनुमान बेनीवाल वहां गया, मैंने डॉक्टर्स को पूछा, बताएं हम बर्न के मामले के अंदर अत्याधुनिक और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, बर्न यूनिट के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसएमएस की बर्न यूनिट इस देश की प्रमुख बर्न यूनिट के अंदर, अच्छी यूनिट के अंदर आती है, लेकिन हनुमान जी बजट की आवश्यकता है। तो मैंने कहा मुझे बताओ मुझे क्या देना है। तो बोला आप तो 50 लाख रुपए दे दो। 51 लाख रुपए सवाई मानसिक अस्पताल के अंदर बर्न के मेरे भाइयों के लिए दे के आया, जो चेक भी चला जाएगा। और हमारे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, भगवान ना करे ऐसे वीडियो वायरल हो, जब जाट समाज का एक बच्चा हाईवे पर दौड़ता हुआ कह रहा था, अरे पैसे ले लो, मेरी जान बचा लो। आपने वो फोटो देखी थी? हाँ, तो भाई इससे अंदाज लगा लो, यही राजस्थान की तस्वीर है और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है। अगर लड़ना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य ठीक रखना चाहते हो, छोटे भाई बहनों की रखवाली करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका अपमान नहीं हो और लोग हंसे नहीं, अगर चाहते हो कि किसान की पगड़ी किसी सामंत के आगे उतरे नहीं, अगर चाहते हो इस राजस्थान के अंदर कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और पेपर लीक की घटना करने वाले तमाम दोषी सलाखों के पीछे, और जो भर्तियां हुई उनमें फर्जी जो है वो भर्तियां कैंसिल हो और नए सिरे से हमारे पढ़ने वाले बच्चे, किसान के बच्चे बच्चियां उन भर्तियों के अंदर वापस सेलेक्ट हो।